नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। बेबाक, आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूं बेबाक में अपनी राय रखने के लिए बेबाकी से। हम बेबाक में बात करेंगे पिछले सप्ताह के भारत में बड़े घटनाक्रमों की, साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात की। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस की मजबूत होती हुई जड़ों के लिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम बेबाक। दोस्तों, पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। कोरोना वायरस जहां अमेरिका में 32 लाख के पार पहुंच चुका है, तो ब्राजील में 17 लाख के पार पहुंच चुका है। बहुत तेजी से भारत भी बढ़ते हुए तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में आ चुका है। भारत की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। आज भारत में कोरोना वायरस पीड़ितों का आंकड़ा 8 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। स्थिति भयावह है। सोचना होगा कि हमारी लापरवाही हमको कहां ले जा रही है। हमारी जरा सी लापरवाही हमको विनाश की तरफ ले जा रही है। हमें सतर्क रहना होगा, स्वयं को बचाना होगा, परिवार को बचाना होगा। जिम्मेदारी हमारी अपनी है। कोरोना वायरस के बचाव हेतु हर संभव प्रयास करना होगा तथा जो भी हमें सावधानियां बरतना होंगी, उन सावधानियों से हमें आगे बढ़ना होगा। आज अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो पूरे देश में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की रोज नई नई खबरें आती हैं। कभी कोई मेडिकल की बड़ी कंपनी दावा करती है, तो कभी बाबा रामदेव दावा कर देते हैं कि वो वैक्सीन की तरह पहुंच चुके हैं। तो कभी विश्व में कहीं से भी खबर आती है कि वैक्सीन की तरफ पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी वैक्सीन की तरफ हम बिल्कुल नहीं हैं। फिलहाल कोरोना से मुक्ति नहीं, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। गालिब ने कहा था, दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाना। चिकित्सा विज्ञान भी मानता रहा है कि जब कोई महामारी काफी फैल जाती है, तो सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता, हर्ड इम्यूनिटी स्वतः विकसित हो जाती है। मुंबई का शेयर बाजार भी लॉकडाउन के दिन से आज तक 40% इस उम्मीद से बढ़ गया कि वैक्सीन आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मानव स्वभाव है कि संकट के शुरुआत में तो घबराता है, पर फिर अताकृत आशावादिता उसे जीने का सहारा देती है। इसी भाव से दुनिया के तमाम पश्चिमी मुल्क भी कोरोना वायरस के बावजूद झुंड में घूमते रहे, यह मानकर कि महामारी जब सबको हो जाएगी तो रोग का एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधी प्रोटीन इतना प्रबल विस्तार लेगा कि रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी के दुनिया को चपेट में लेने के लगभग 6 माह बाद एक ही दिन 2 खबरें यह बता रही हैं कि इस संकट का फिलहाल कोई अंत नहीं है। पहली खबर यह है, जिसमें लैंसेट द्वारा स्पेन में किया गया व्यापक शोध और उसका 2 जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया विश्लेषण बताता है कि कोरोना के मामले में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होना लगभग असंभव है, यानी यह रोग बना रहेगा और कोई भी संक्रमण से नहीं बचेगा। हां, घातक कितना होगा यह हर व्यक्ति के अपने इम्यूनिटी सिस्टम की ताकत पर निर्भर रहेगा। अमेरिका की जानी मानी शैक्षिक संस्था MIT के एक ताजा शोध ने बताया कि अगर वैक्सीन न बना तो वर्ष 2021 के मार्च और मई के बीच भारत में हर रोज
83,000 रोगी होंगे, जबकि दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग संक्रमित और 18 लाख लोग मर चुके होंगे। वैसे रोग की दवा का अभी तक कोई नामो निशान नहीं। वैक्सीन पर पूरी दुनिया में पतंगबाजी हो रही है। कुछ देश या संस्थाएं कहती हैं कि वैक्सीन बना ली, बस ट्रायल हो रहा है, जबकि उसके ठीक 2 दिन बाद उसके दोगुने वैज्ञानिक व संस्थाएं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी है, कहते हैं इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना असंभव है। ऐसे में दुनिया के 700 करोड़ लोगों के जीने के लिए एक ही आशा की किरण थी, एक भरोसा कि जैसा कि पूर्व में कई अन्य महामारियों में पहले हो चुका है, इसका भी कभी न कभी अंत होगा, यानी इम्यूनिटी विकसित होगी। नए शोध से जीने का वह सहारा भी अब जाता रहा। दोस्तों, वैक्सीन को लेके हम किसी मुगालते में न रहें, जब आएगी सो आएगी, लेकिन हमें हमारी सतर्कता बरतना होगा। हमें लगातार साबुन से हाथ धोना होंगे, लोगों से फासला बना के चलना होगा। हमको जो भी इसके मापदंड है उनका पालन करना होगा, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वक्त पूरे देश की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी तो कहीं से भी नहीं है। अब हम बात करेंगे, विगत दिवसों हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख पहुंचे और वहां पर लेह लद्दाख में पहुंच के उनके 2 रोल देखने को मिले। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लेह लद्दाख दौरे के दौरान उनके द्वारा देश के लिए संबोधन की और उनकी बातों की। 56 इंच का मशहूर सीना अभी सिकुड़ा तो नहीं है। लेह लद्दाख में हमारे देश के प्रधान सेवक एक अलग ही अंदाज में दिखे। चीन का मसला देश में इस टाइम सर्व चर्चा में है। ऐसे में प्रधान सेवक ने अपने 56 इंच के सीने वाली कहावत को चारितार्थ करते हुए लेह में दिखे। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी लेह में 2 रूपों में दिखे। प्रधान सेवक मोदी क्या हासिल किया, आज हम चर्चा करेंगे उस पर बेबाकी से। हम अपनी राय आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर विचार करना होगा कि क्या चाहे अनचाहे उन्होंने चीन के मसले पर जवाहरलाल नेहरू का रास्ता अख्तियार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी की लद्दाख यात्रा और नीमू में 14 कोर के मुख्यालय से उनका संबोधन सिर्फ प्रतीकवाद नहीं था। इस संबोधन से उन्होंने सशस्त्र बलों की भारतीय नागरिकों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंत में चीन के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को कई निर्देश दिए। सोच समझकर किया गया यह भाषा, जो कि राष्ट्र के नाम संबोधन जैसा था, सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाने के अलावा अपने राजनीतिक क्षेत्र को मजबूत करने के मकसद से दिया गया था। जहां तक चीनी नेतृत्व की बात है, जो कि निस्संदेह मौजूदा गतिरोध को सुलझाने या बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। 56 इंच का मशहूर सीना अभी बिल्कुल सुकड़ा नहीं है और अभी उनमें वही आग और आवेश 14 कोर का उपनाम, जिसकी टोपी पीएम ने पहन रखी थी। बाकी है अपने प्रशंसकों की सेना को सोशल मीडिया और टेलीविजन पर जंग राज जारी रखने के लिए गोला बारूद मुहैया कराने के बाद मोदी ने लेह में अपना समय सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों का हौसला बढ़ाने में बिताया। प्रधान सेवक मोदी एक तरह से एक साथ 2 अलग अलग भूमिका निभा रहे थे। शिल्पकारी और पौराणिक कथाओं, कविताओं की उचित खुराक के साथ भाषण देने में माहिर रहे हैं। उनके भाषण को बड़े सलीके से सजाया गया था और बताया गया था कैसे सैनिकों के साहस और दृढ़ निश्चय में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में नागरिकों का विश्वास बढ़ाया है। यह मोदी मानक है, जहां हर कोई उनकी बनाई गई विशाल राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है। सैनिक न सिर्फ
जंग के मैदान में लड़ते हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक या दूसरे क्षेत्रों में लगे लोगों को भी ताकत देते हैं। ठीक उसी तरह जो लोग सशस्त्र बलों में नहीं हैं, वह अपने काम से देश को वैश्विक आकर्षण बनाते हैं, जिसमें सशस्त्र बलों का गौरव और आत्मसम्मान बढ़ता है। पूरे विश्व में ऐसा ही होता है, लेकिन मोदी जी ने अपनी वाक्पटुता से इस रियायत पर विशेषाधिकार बना लिया है। नीमू में मोदी के व्यक्तित्व का जो दूसरा आयाम नजर आया, वह था प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका। इस हैसियत से उन्होंने न सिर्फ चीनी राजनीति और सैन्य नेतृत्व को भी पूरे विश्व समुदाय को संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके दो सबसे अहम दावों में एक पहला था पारंपरिक भारतीय था, द्रविड़ता की पुनरावृत्ति, एक तरफ बांसुरी बजाते खुशमिजाज लोग और दूसरी तरफ इससे उलट बदला लेने के तैयार लोग, जो कि युद्ध के दौरान नई तकनीक का इस्तेमाल करने से नहीं कतराते। यह कोई धमकी नहीं थी, लेकिन बीजिंग अपने अगले कदम पर विचार करते समय इस बात को जरूर दिमाग में रखेगा। दूसरा अहम दावा था वह तर्क कि विश्व विकासवाद और विस्तारवाद में यकीन रखने वाले देशों में बंट चुका है। एक ऐसा देश जिसके चीन और पाकिस्तान और अब नेपाल भी के साथ जमीन के विवाद सुलझा नहीं है। इस कथन का दूसरा हिस्सा यह नहीं कहता कि बीजिंग का नेतृत्व विस्तारवादी है, क्योंकि यह दूसरों पर लागू हो सकता है, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में सार्वजनिक विमर्श के दौरान संदर्भ की उतनी ही अहमियत जितनी अतिशयोक्ति या टालमटोल की। लेकिन शब्दों पर आधारित कूटनीतिक दुनिया में मोदी का उपमाओं और व्याकरण के तृतीय पुरुष से बात करने का फैसला पीछे हटने का विकल्प देता है और बातचीत के दौरान आखिरी नतीजों तक पहुंचने में उपयोगी साबित हो सकता है। काफी सोच विचार और पर्याप्त बातचीत के बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे विश्व में विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। इस यात्रा और संबोधन के बाद प्रधानमंत्री के समर्थकों में नई जान आ गई हो, लेकिन आगे की राह अब भी अनिश्चित और मुश्किल नजर आती है। मोदी की विरासत का आकलन 2020 में यानी 2020 में हुए विकास के आधार पर किया जाएगा। खासतौर पर कोविड-19 महामारी और चीन के साथ संबंधों को लेकर वैश्विक स्वीकृति और प्रशंसा की तलाश में पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह प्रधान सेवक मोदी ने भी व्यक्तिगत कूटनीति का रास्ता अपनाया, जिसका निश्चित रूप से शी जिनपिंग के दिल पर असर नहीं हुआ। दावे और कार्रवाई के बीच का अंतर मोदी की चीन नीति का हिस्सा नहीं है। भारत की जमीन को लेकर बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानते हुए भी उन्होंने अपने फैसले पर सभ्यता और व्यक्तिगत जुड़ाव के विचारों को हावी होने दिया। प्रधान सेवक मोदी जी को इस पर विचार करना होगा कि क्या चाहे अनचाहे चीन के मसले पर जवाहरलाल नेहरू का रास्ता अख्तियार कर लिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अक्टूबर 1959 में मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए हैं। वह जानते थे कि चीन की सरकार देश के विस्तार के लिए हर दिशा में जोर लगा रही है। इसके बावजूद वह अपनी नीतियों पर चलते रहे और 1962 में अपने दुश्मन से मिले। मोदी के सामने ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है और सिर्फ
घरेलू वोट को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि उनके सामने क्या विकल्प मौजूद हैं वह एक अलग बात है। दोस्तों, ये मोदी की लेह लद्दाख यात्रा के दौरान उनके संबोधन और उस पर एक आकलन था। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वर्तमान हालात की। मध्य प्रदेश में वर्तमान में राजनीति में ठीक कुछ नहीं चल रहा है, बहुत कुछ उधेड़-बुन चल रहा है, रोज नए खेल हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए आने वाला वक्त बहुत ज्यादा आसान नहीं है दोस्तों, संभल कर चलना होगा। उपचुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है, उसका सामना करना पड़ेगा। इन दिनों मध्य प्रदेश में भाजपा असमंजस में है। पार्टी दिखा तो नहीं रही, पर समझ जरूर रही है कि उसके लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। सत्ता बनाने के लिए भाजपा को 24 उपचुनाव में से कम 10 सीटें तो जीतना ही होंगी। 24 में से 22 सीटें तो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए लोगों की है। भाजपा की मजबूरी है कि उसे पार्टी के अपने वफादारों को किनारे कर इन बागियों को इसलिए जिताना है क्योंकि यह उनकी सियासी मजबूरी है। लेकिन 22 में से ज्यादातर बागी जीत गए तो उसे हमेशा सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा। अभी तक तो पार्टी खुली गुटबाजी से बची है, उसमें सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे। ऐसे में क्या यह आशंका सही लग रही है कि भाजपा से ज्यादा सीटों पर मेहनत करने के मूड में नहीं है? उतने ही बागियों को उपचुनाव जिताना चाहती है जितने में उनकी सरकार बची रहे, क्योंकि ज्यादा सीटें जीतने से जो जोखिम बढ़ेगा वह पार्टी अनुशासन के लिए ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में करीब 3 महीने पहले कांग्रेस के 22 विधायकों के पाला बदलने के बाद सरकार बनाई थी। उनमें से कई मंत्री भी थे। वादे के मुताबिक शिवराज जी ने ज्यादातर को समायोजित तो कर लिया, पर इससे भाजपा में जो अंदरूनी नाराजगी का माहौल है वो दिक्कत देने वाला है। दिखाने को सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, जबकि अंदर गुस्से का लावा खत बता रहा है। कई बड़े नेता सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो देने से रूठे हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की मजबूरी है कि उसे संभल कर चलना है। उसे भाजपा के पुराने नेताओं को भी साथ कर चलना है और सिंधिया के किए वादे भी निभाना है। लेकिन जिस तरह सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स रंग दिखा रही है, आगे की राह आसान नहीं लग रही। ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह को न केवल कांग्रेस से आए इन नेताओं को चुनाव जिताना है, बल्कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का भी ध्यान रखना है जो बागी कांग्रेसियों के भाजपा में आने से प्रभावित हुए हैं। उपचुनाव में चंबल फतेह करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल है। पार्टी हर मोर्चे पर मुस्तैदी से जुटी है, पर मतदाता और भाजपा के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं के मन की थाह लेना मुश्किल है। सिंधिया समर्थक कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य को लेकर भी आसान नहीं है। यदि चुनाव के पहले इनमें तालमेल नहीं हुआ तो वहां भाजपा को विधानसभा चुनाव की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत कर भाजपा में आने वाले 22 में से 14 तो मंत्री बन गए, लेकिन 8 ऐसे हैं जिन्हें कोई पद नहीं मिला। उन पर उपचुनाव जीतने की चुनौती अलग है। उपचुनाव जीतने की राह इतनी आसान भी नहीं है कि भाजपा निश्चिंत हो जाए। सिंधिया के जिन समर्थकों को मंत्री बनाने का मौका नहीं मिला, उनमें कांग्रेस के टिकट पर
अंबाय से विधानसभा चुनाव जीते कमलेश जाटव, अशोकनगर से जसपाल सिंह जज्जी, करेरा से जसवंत यादव, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोहल, गोहद से रणवीर जाटव, मांडर से रक्षा सरेनिया, मुरैना से रघुराज सिंह कसाना और हाट पिपलिया से मनोज चौधरी। रणवीर जाटव को छोड़कर बाकी सब पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। अब इनकी मुसीबत कई मोर्चों पर बढ़ गई है। इन्हें मतदाताओं को तो मनाना ही है, उन भाजपा नेताओं को भी मान मनोवर करना है जिन्हें हराकर वे चुनाव जीते थे। मनोज चौधरी ने हाट पिपलिया से भाजपा के दीपक जोशी को चुनाव हराया था, अभी वे नाराज चल रहे हैं। बदनावर से भैरव सिंह शेखावत ने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सांवेर से तुलसी सिलावट से हारे राजेश सोनकर को पार्टी इंदौर जिले का अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश जरूर कर रही है, पर माहौल नहीं बता रहा है कि वह खामोश रहेंगे। मसला यह है कि ऐसी राजनीति अंततः भाजपा की परेशानी का कारण ही बनेगी। यही हालात ग्वालियर चंबल इलाके में भी है। मंत्री बनने से वंचित नेताओं में 5 अनुसूचित जाति के हैं। यह 5 भांडेर, अंबा, गोहद, करेरा और अशोकनगर की सुरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। सभी सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की हैं, जहां जाटव समाज का वर्चस्व है। यदि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दांव खेला तो इन सीटों पर अनुसूचित जाति वोटों को लेकर जमकर घमासान होगा। ऐसे में यदि इन सीटों पर भाजपा के बड़े स्थानीय नेताओं ने भीतराघात किया तो उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे अनुमान लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा के पुराने नेताओं ने जिस तरह की नाराजगी व्यक्त की उसे समझा जा सकता है कि उपचुनाव में भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। भीतराघात की स्थिति बनी तो भाजपा के लिए सत्ता बचाने की कोशिश मुश्किल होगी। एक संकट कम वोटों से पिछला विधानसभा चुनाव जीते नेताओं को फिर से उपचुनाव जिताना भी है। हाट पिपलिया से मनोज चौधरी 13,000 वोटों से जीते थे, तब माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। रणवीर जाटव 23,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और रक्षा सरेनिया की जीत 39,000 वोटों से हुई थी। लेकिन कमलेश जाटव और जसपाल जज्जी जैसे लोग तो 10,000 से भी कम से जीते थे। कमलेश जाटव को तो निर्दलीय नेहा किन्नर ने ही कड़ी टक्कर दी थी। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग तो मात्र 350 वोटों से जीते थे। अब इन सभी को भाजपा उम्मीदवार बनकर उपचुनाव लड़कर अपनी जीत सुनिश्चित करना है। यह न सिर्फ उन बागी नेताओं के लिए बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के बागियों के परफॉर्मेंस पर भी शिवराज सिंह का अस्तित्व टिका है। अगर कांग्रेस ने उपचुनाव में इन सीटों पर पार्टी का कब्जा बरकरार रखा तो प्रदेश में फिर से एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई, लेकिन भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति तथा संचालन समिति का गठन कर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 4 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसके सदस्य हैं। उधर कांग्रेस भी कसर नहीं छोड़ रही, चौंकाने वाले नतीजों की कोशिश में है। ग्वालियर इलाके से बालेंदु शुक्ला और मालवा से प्रेमचंद गुड्डू भी कांग्रेस में वापसी को इसी नजरिए से उनको देखा जा सकता है। यह सिंधिया के भाजपा प्रवेश से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस इस उपचुनाव में कई बड़े नेताओं को दांव पर लगाकर भाजपा के लिए उपचुनाव को मुश्किल बनाना चाहती है। यही कारण है कि अजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन और प्रेमचंद गुड्डू को चुनाव में खड़ा करके भाजपा को चुनौती देने के मूड में है। इसलिए कांग्रेस के इस दावे में दम है कि उपचुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे।
सियासी नजरिए से देखा जाए तो भाजपा को उपचुनाव की चिंता मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि अपने साथियों को चुनाव जिताने भाजपा से ज्यादा सिंधिया की चिंता है। पर लग रहा है कि भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें ज्यादा गहरी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से सिंधिया ने दबाव डालकर अपने ज्यादा समर्थकों को मंत्री बनवा लिया, जिससे भाजपा के कई नेता बाहर रह गए हैं। अब मलाईदार विभागों को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह सारा प्रेशर तभी कारगर होगा जब 22 में से ज्यादातर बागी चुनाव जीत जाएं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो भी शिवराज सिंह के लिए नया खतरा खड़ा हो जाएगा। सिंधिया समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कर सकते हैं। इसलिए जो आसार लग रहे हैं उनका इशारा है कि भाजपा भी कूटनीति से उपचुनाव लड़ने के मूड में है। वह उतने ही बागी उम्मीदवारों को चुनाव जिताएगी जितनी सीट की उसे जरूरत है। इससे उसकी सत्ता भी सुरक्षित रहेगी और सिंधिया के भाव भी कम हो जाएंगे। पर अभी इस कूटनीति को देखने और समझने के लिए नतीजों तक इंतजार करना होगा। दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति के। अब मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में तरह तरह की उठापट चल रही है। ट्वीट से लेकर जंग जारी है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर शोले फिल्म के ठाकुर तक के संवाद या ट्वीट में इस तरह की चीजें छाई हुई हैं। प्रदेश की राजनीति में बिहारी बाबू यानी चोटी के फिल्म अभिनेता रहे तथा पूर्व भाजपाई और वर्तमान कांग्रेस में नेता शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर शोले फिल्म पर ठाकुर तक का प्रवेश हो चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट कर राज्य में भाजपा की राजनीति पर तंज किया है कि यह महाराज, नाराज और शिवराज 3 खेमों में बट गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभाग वितरण में चल रही रस्साकशी को लेकर उनकी यह बेबाक टिप्पणी भाजपा के हालात को बयान करने के लिए काफी है, और हालात कुछ ऐसे हैं भी। उनका इशारा महाराज बने यानी सिंधिया जी और नाराज यानी रूठे हुए भाजपा ही से हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट पर कहा कि शत्रुघ्न जी के एमपी पर ट्वीट करने का क्या मतलब, बिहार में भी बयान देते रहते हैं, पहले वह भी इसी संगठन में रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्रियों की हालत कैसी थी उस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व नेता प्रतीक पक्ष और वर्तमान में शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किए गए गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्रियों की हालत शोले फिल्म के ठाकुर जैसी थी। उनका इशारा इस ओर था कि वह सरकार में जब मंत्री तो थे लेकिन वह काम नहीं कर पाते थे। विभाग वितरण में हो रही देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, सौदे से सरकार बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना और अब सौदे से विभाग भी। दोस्तों, आज बेबाक के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूं बेबाक में अगले सप्ताह की चर्चाओं के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।